ये कहानी मिस्सू नाम के लड़के पे आधारित है जो एक लड़की के बेड के नीचे छुपा रहता है और वो पूरे दिन में क्या क्या करती है वो उसके हर एक एक्टिविटी पे नजर रखता है। उसके बाद आगे क्या होगा वो हम आज की इस स्टोरी में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है अंडर योर बेड और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक उदास लड़के मिस्सू को देखते हैं। मिस्सू को किसी से भी कोई मतलब नहीं होता और वो क्लास में भी सबसे अलग रहता है और वो किसी से बात भी नहीं करता। इस वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मिस्सू लोगों से इतनी ज्यादा दूरी बना के रखता है कि वो अपने स्कूल के मैगजीन के फोटो में भी नहीं आता। दिन बीतते जाते हैं और बाकी दिन की तरह आज भी मिस्सू चुपचाप क्लास में बैठा हुआ था, लेकिन आज किसी चमत्कार से एक लड़की उसके पीछे आके बैठ जाती है जिसका नाम साकी है। साकी मिस्सू से बात करने की कोशिश करती है जिसे देखने के बाद मिस्सू के दिल में बवंडर आ जाता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं किया था। साकी ने मिस्सू से बात की, ये देख के मिस्सू को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मिस्सू इस मौके का फायदा उठा के साकी को उसके साथ कॉफी पे चलने को बोलता है, जिसमें साकी उसका उदास चेहरा देखते हुए उसे हाँ कर देती है और दोनों साथ में कॉफी पीने के लिए जाते हैं जहाँ कभी ना बोलने वाला मिस्सू पटर पटर बोलने लगता है। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और बहुत जल्द ही ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद मिस्सू साकी से बोलता है कि मुझे मछलियाँ बहुत ज्यादा पसंद है और मैं एक एक्वेरियम में जॉब करता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर में भी एक्वेरियम लगा सकता हूँ। दरअसल मिस्सू साकी से प्यार करने लगा था क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार किसी लड़की से इतना ज्यादा बात किया था, लेकिन मिस्सू इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो दोनों इस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि इस दिन के बाद से साकी कहीं गायब हो जाती है। अब पूरे 11 साल बीत चुके थे, लेकिन मिस्सी अभी भी ये आस लगा के बैठा था कि साकी उससे मिलने के लिए जरूर आएगी और वो साकी को ढूंढने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद आखिर उसे साकी के घर का पता चल ही जाता है और वो बिना देर किए साकी के घर के पास जाता है। पूरा 11 साल बीतने के बाद सब कुछ बदल चुका था और अब साकी की शादी भी हो चुकी थी और उसकी अब एक लड़की भी है। साकी अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है और वो बिल्कुल उदास रहती है और वो किसी से बोलती भी नहीं है। साकी का पता लगाने के लिए मिस्सू उसी के घर के सामने एक्वेरियम की शॉप खोल देता है ताकि वो उस पे नजर रख सके और वो उसी शॉप के ऊपर एक फ्लोर ले लेता है जहाँ वो साकी की बहुत बड़ी तस्वीर अपने कमरे में लगा देता है ताकि वो उसे याद कर सके और वो साकी के जैसी दिखने वाली एक डमी भी ले आता है। एक दिन अपनी तसल्ली पूरी करने के लिए मिस्सू साकी के घर में टेलीस्कोप से झांकने लगता है और वो देखता है कि साकी का हस्बैंड उसे बहुत बुरी तरह से गिरा गिरा के मारता है। अगले दिन मिस्सू साकी के चेहरे पे मारपीट का निशान देखता है जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि साकी की यह हालत उसके हस्बैंड ने ही की है। तभी मिसी की दुकान में साकी आती है, लेकिन पूरे 11 साल बीतने की वजह से और घर में हुई मारपीट के वजह से वो मिस्सी को नहीं पहचान पाती। तभी मिस्सी साकी से बोलता है कि मेरी शॉप यहाँ पर नहीं है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर फ्री में एक्वेरियम लगा सकता हूँ, जिसपे साकी भी मान जाती है और वो उसे अपने घर एक्वेरियम सेट करने के लिए ले जाती है, जहाँ मिस्सी मौके का फायदा उठा के उसके घर की चाबी चुरा लेता है और वो उसके घर की एक लाइट में माइक्रोफोन लगा देता है ताकि वो ये सुन सके कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में क्या चल रहा है। और वो रोज छुपके से जाके साकी के घर में मछलियों को खाना भी खिला देता है और उसने जो लाइटर रखा था वो उसके सेल भी चेंज कर देता है। वो साकी के साथ ऐसा बिहेवियर होते हुए देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था। तब वो डिसाइड करता है कि आज वो साकी के घर जाएगा और जब उसके घर में कोई नहीं होता तो वो बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। शाम को घर पे आने के बाद साकी का हस्बैंड उसके साथ बहुत गंदी तरह से घपाघप करता है और उसका घपाघप करने की आवाज नीचे मिस्सी भी सुन रहा था। तभी वहाँ साकी के हस्बैंड को एक नोट मिलता है। दरअसल साकी को रोज इतना परेशान देख के मिस्सी उसके घर के बाहर एक गुलदस्ता रख देता था जिसमें एक नोट भी होता था जिसे हमेशा साकी निकाल लेती थी, लेकिन आज वो नोट निकालना भूल गई थी। इसके वजह से उसके हस्बैंड को वो नोट मिल जाता है और नोट पढ़ते के साथ ही वो साकी को फिर से गिरा गिरा के मारने लगता है और वो साकी से ये भी पूछता है कि वो बंदा कौन है जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है। जब साकी उसकी बातों पे कोई जवाब नहीं देती तो वो उसका सर बाथ टब में डुबोने लगता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जिसे देखने के बाद अंदर ही अंदर मिस्सू बहुत रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी छोटी सी नोट के चक्कर में उसे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। उसके बाद साकी का हस्बैंड उसको मरने के लिए छोड़ के खुद जाके बेड पे सो जाता है, जिसके बाद मिस्सी बाथरूम में जाके साकी को वहाँ से बाहर निकालता है। वो उसे फर्श पर ब्लैंकेट लपेट के सुला देता है, लेकिन ज्यादा फिजिकल अटैक होने की वजह से साकी अब बेहोश हो चुकी थी। सुबह जब साकी की आँख खुलती है तो वो रियलाइज करती है कि कोई तो ऐसा है जो उसकी केयर करता है, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता। तभी साकी खुद से कहती है कि तुम जो कोई भी हो मुझे इस नर्क से बाहर निकालो और घर में माइक्रोफोन होने की वजह
से मिस्सी ये सब सुन लेता है। इसके बाद मिस्सी ठान लेता है कि अगर इसके हस्बैंड ने फिर से इसे मारा तो वो उसका मर्डर कर देगा। काफी दिन बाद साकी की माँ उसे कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारे डैड मरने वाले हैं और तुम जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। जिसके बाद साकी अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती है, लेकिन उसका हस्बैंड वहाँ जाने से साफ मना कर देता है। ये बात साकी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने हस्बैंड को जोरदार चाटा मारती है और वो उसे बोलती है कि तुम इंसान के रूप में शैतान हो। चाटा खाते के साथ ही उसके हस्बैंड का बीपी हाई हो जाता है और उसके बाद वो साकी को जमीन पे लेटा के उसका एक दांत तोड़ देता है और उसके मुंह से खून निकाल देता है। इतना कुछ करने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो साकी को मारने के बाद उसके मुंह में अपना स्पाइडरमैन देने लगता है, जिसे दरवाजे के पीछे खड़ा होकर मिस्सी भी देख रहा था। लेकिन वो बेचारा चाह के भी कुछ नहीं कर पाता और मिस्सी घर आके सारा गुस्सा ही खुद पे उतार देता है। अगले दिन परेशान होने के बाद साकी अपना बच्चा लेके वहाँ से भागने लगती है, जिसे मिस्सी ने भी देख लिया था। वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाता। साकी अपने बच्चे को लेके अपने घर से दूर एक होटल में चली जाती है। कॉफी पीते समय साकी जब लाइटर उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक माइक्रोफोन है। तभी वहाँ अचानक से उसका हस्बैंड आ जाता है और वो उसे घसीटते हुए वापस घर ले जाता है। लेकिन इस बार उसका हस्बैंड हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है और ये सब मिस्सू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब वो भी चुपके से देख रहा था। तभी मिस्सू पीछे से आके उसके हस्बैंड पे अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। किनिचो को बेहोश देख के साकी उसका गला दबाने लगती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिस्सू उसे साइड हटा के खुद उसका गला दबा के उसे जान से मार देता है। इसके बाद मिस्सी पुलिस स्टेशन जाके सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। इतना सब कुछ होने के बाद साकी उसके फ्लैट पे जाती है ताकि वो जान सके कि वो है कौन। जहाँ फ्लैट पे पहुँचने के बाद साकी उसके घर में एक बड़ी सी अपनी तस्वीर देखती है। वहीं उसको एक और तस्वीर मिलती है जो उसके स्कूल टाइम की थी, जिसमें वो और मिस्सू दोनों एक साथ थे। तब साकी को सब कुछ समझ आ जाता है और वो तुरंत मिस्सू के पास जाती है और आखिर में मिस्सू के जेल जाने से पहले साकी आखिरी बार उसका नाम लेती है। ये सुनने के बाद मिस्सू को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।